नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 12 अगस्त 2026 और आज का न्यूज़ पेपर आर्टिकल डिस्कशन का यह वीडियो होगा। 12 अगस्त है आज और आज का यह वीडियो है। कई सारे बच्चे जो हैं प्रीलिम की तैयारी 72 बीपीएससी प्रीलिम की जिस प्रकार से कर रहे थे वो बिल्कुल ही छोड़ चुके हैं। रिदम उनका टूट चुका है। आजकल व्यस्त हैं पता नहीं कहाँ पर। आंसर राइटिंग में भी ढंग से नहीं मन लग रहा है, पता नहीं क्या करे। शायद एंजॉय कर रहे होंगे, सावन मना रहे होंगे, लेकिन ऐसा मत करिएगा। अगर आपको समय ज़्यादा मिला है और उसका लाभ नहीं उठाएंगे तो उसका लाभ उन बच्चों को मिल जाएगा जिन्होंने पहले तो नहीं पढ़ा लेकिन समय मिलने के पश्चात सब जोर शोर से तैयारी में लगे हुए हैं, तो उनको वो ज़्यादा लाभ मिल जाता है। तो कृपया अगर आपने पहले तैयारी किया है ढंग से तो उसको मेंटेन रखें टिल द पीटी एग्जामिनेशन, जिससे आपका क्या होगा कि तैयारी बेहतर रहेगी। आज हमने हेडलाइन से क्यों नहीं शुरू किया, इस आर्टिकल से शुरू किया है। इंडियाज़ राइजिंग डिपेंडेंसी ऑन यूएस एलपीजी। एलपीजी जो है अब यूएस से हम लोग ख़रीद रहे हैं। कितना परसेंट? तो 67%। हर युद्ध का कोई न कोई फ़ायदा ज़रूर उठा रहा होता है। यूएस को इसका फ़ायदा हुआ है, इसलिए यहाँ से दिखाया मैंने। आज इसी आर्टिकल को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब चलते हेडलाइन पर। हेडलाइन देखते हैं कि क्या दिया हुआ है इंडियन एक्सप्रेस में। इंडियन एक्सप्रेस ने जो हेडलाइन बनाया है उनमें से एक ये भी है कि अडानी जी को अमेरिका में सभी प्रकार के क्रिमिनल केसेस से मुक्त कर दिया गया है। तो अब अडानी जी के ऊपर में कोई केस नहीं है। इससे पहले उनके ऊपर में भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, घूस देने का आरोप लगा था, जिसके कारण से वहाँ पर उन पर भारी भरकम केस लाद दिया गया था। लेकिन अब सभी प्रकार के क्रिमिनल चार्जेस से वो मुक्त हैं और मुक्त होकर के व्यापार वो कर सकते हैं। गवर्नमेंट जो है FCRA एक्ट लाना चाह रही थी। बहुत ही शानदार है यह संशोधन, बहुत आवश्यक है। देश की सुरक्षा रक्षा हर दृष्टिकोण से बहुत ज़रूरी है। हर कोई चाह रहा था कि FCRA में संशोधन हो, सरकार भी ला रही थी। गवर्नमेंट जो है अपोजिशन के दबाव में, चूँकि इस बार की जो सरकार है वो कम्प्लीटली 2019 वाली सरकार नहीं है जो डोमिनेंस हुआ करती थी, जिसका डोमिनेंस था बहुत ज़्यादा, और इस बार उसकी सीटें उतनी नहीं हैं। इसके कारण से अपोजिशन का दबाव इतना ज़्यादा था कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास में इस एक्ट को भेजना पड़ा है। और वहाँ पर जांच पड़ताल होगी, उसके बाद से इसे हो सकता है पास किया जाए। तो इस टॉपिक को तो आज हम लोग नहीं देखेंगे। आज की शुरुआत हम लोग करेंगे एक एक्ट में जो कल लाया गया है, जिसको कहा जाता है ट्रिब्यूनल रिफॉर्म कमीशन करके बनाया जा रहा है। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म कमीशन करके बनाया गया है, उसके बारे में ज़रा हम लोग पढ़ेंगे और फिर आगे की चीज़ों को हम लोग करेंगे। निबंध ग्रुप जो है 14 तारीख से परसों से ही शुरू हो रहा है। मैक्सिमम बच्चे तो जुड़ चुके हैं, कुछ एक आध बच्चे बाकी हैं जिन्हें जुड़ना हो जल्दी जुड़ जाइएगा, आज ही जुड़ जाइएगा, जिससे ये हो कि मैं परसों से शुरू कर लूँ और उसके बाद फिर ऐड भी करना मुश्किल होगा मेरे लिए, क्योंकि निबंध है तो चेक करना बहुत कठिन काम होता है। ठीक है, तो जिन्हें जुड़ना हो मैसेज कीजिएगा। अगर आपने पहले मैसेज किया हुआ तो एक बार फिर से कर दीजिएगा। बहुत मैसेज आते हैं, नीचे चले जाते हैं मैसेज, मैं देख नहीं पाता हूँ उसे। ठीक है, मैसेज कीजिएगा मुझे टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ पर भी हो मैं आपको ऐड कर दूँगा। शुरू करते हैं। देखिए आज का सबसे पहला टॉपिक कौन सा है। आज का सबसे पहला टॉपिक यही है, अधिकरण सुधार विधेयक 2026, द ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म बिल 2026 बिल है, लेकिन यह पास होकर के एक्ट बन जाएगा क्योंकि इसमें कोई खास अवरोध है नहीं। लोकसभा ने विपक्ष के विरोध के बीच में ध्वनि मत से, जहां पर यस के रूप में कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग नो के रूप में बोलते हैं, तो जिनकी आवाज़ ज़्यादा होती है उस हिसाब से इसे पारित कर दिया जाता है। इसको कहते हैं हम लोग ध्वनि मत, इसको कहा जाता है। 2026 पारित कर दिया है। यह विधेयक राष्ट्रीय अधिकरण आयोग नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन की स्थापना करेगा। जिस प्रकार से OBC कमीशन है, जिस प्रकार से SC कमीशन है, जिस प्रकार से अलग अलग कमीशन होते हैं, उसी प्रकार से यह एक नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन की स्थापना करेगा। यह आयोग विभिन्न अधिकरण ट्रिब्यूनल्स के अध्यक्ष सदस्यों के चयन के लिए जिम्मेदार होगा। अब ये जो कमीशन होगा इसका काम क्या होगा, तो अलग अलग जो ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं भारत में, उसके अध्यक्ष और सदस्य जो मेंबर्स होंगे उनका सिलेक्शन करना, उसका चुनाव करना, उसको सेलेक्ट करना, नियुक्त करना, ये सब काम इनके जिम्मे किया जाएगा। जिसमें केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल कैट जो है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है, सशस्त्र बल अधिकरण AFT है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण है NGT, आयकर अपीलीय अधिकरण
और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जो शामिल है। अब इन सभी जो ट्रिब्यूनल्स हैं और आयोग हैं, इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जो सारी जिम्मेदारी होगी वो इसी कमीशन पर होगा, जिसका नाम क्या है, नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन। नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन, जिससे जो नियुक्ति है वो निष्पक्ष हो पाएगा। सरकार ने ऐसा दावा किया है कि इससे नियुक्ति निष्पक्ष और सही प्रकार से सही समय पर सही लोगों को नियुक्त किया जाएगा। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, प्रीलिम और मेंस दोनों जगहों पर इसके सवाल आ सकते हैं, क्योंकि नए कमीशन को ही बनाया गया है। रोल एंड हिस्ट्री ऑफ ट्रिब्यूनल्स, अधिकरणों की भूमिका और इतिहास क्या है, तो संविधान का अनुच्छेद 323A बिल्कुल याद होना चाहिए, और 323B दोनों में प्रशासनिक और विशेष अधिकरणों की नींव रखी है। वे कराधान, कंपनी कानून, सिक्योरिटीज़, पर्यावरण जैसे विशेष क्षेत्रों में यह सारे ट्रिब्यूनल्स जो हैं ये काम करते हैं। अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग काम, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इनका काम क्या है, तो भारत में पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दों पर फैसला लेने का काम इनका दिया गया है, और इनकी पावर जो है हाई कोर्ट के समान होता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत में पर्यावरण के दृष्टिकोण से एक विशेष न्यायालय प्रकार की चीज़ें ही बनाई गई थी। उनका उद्देश्य संवैधानिक अदालतों को प्रतिस्थापित करना नहीं है, बल्कि विशेष निर्णय त्वरित व प्रभावी न्याय प्रदान करके न्यायिक प्रणाली के कॉम्प्लीमेंट्स के रूप में काम करते हैं, पूरक के रूप में काम करते हैं, न कि अलग से न्याय व्यवस्था को स्थापित करते हैं। इससे होगा क्या, दरअसल में आज के ही इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया हुआ है जिसमें मंत्री महोदय जो हैं वो कह रहे हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भी इससे सुधार होगा। तो देखिए, जैसे कैट है, अगर यूपीएससी, जैसे पूजा खेड़कर का मामला आपको याद है क्या, एक लड़की थी, यूपीएससी पास किया था उन्होंने महाराष्ट्र से, और बहाली से पहले, मतलब नियुक्ति से पहले ही उनको BMW और पता नहीं क्या क्या चाहिए था, तो उनका मामला जो है कैट में चला गया था। तो ये क्या है, प्रशासनिक ट्रिब्यूनल है, प्रशासन जुड़े हुए चीज़ों पर त्वरित फैसला लेने का काम जो है वो कैट करेगा, जिससे क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो भारत की प्रमुख जो मेन स्ट्रीम की न्याय प्रणाली है उसके ऊपर में दबाव कम पड़ता है। इसके कारण से ही उन्होंने, आज के मंत्री जी ने जो कहा उसमें उन्होंने कहा कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है इस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका पड़ेगा। व्यापार से जुड़े हुए मामलों को लेकर के त्वरित रूप से निपटान जैसे ही होगा तो उससे क्या होता है, बिजनेस का माहौल सही और सुचारू रूप से हो पाता है। पृष्ठभूमि और विधायी इतिहास, सरकार ने 2015 में अधिकरणों के रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू की थी, युक्तिकरण की, जिसके परिणाम स्वरूप संसद ने अधिकरण सुधार अधिनियम 2021 पारित किया था। अधिकरण सुधार अधिनियम 2021 पारित किया गया था, 2015 से यह प्रोसेस चल रहा है। बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2021 के अधिनियम के कुछ प्रावधानों को संवैधानिक नहीं बताया गया, उसको रद्द घोषित कर दिया गया कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल है ही नहीं, है ना। कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 2021 अधिनियम को बदलने के लिए 2026 का यह नया विधेयक लाया गया, और इसमें 2021 के अधिनियम की जो कमियां खामियां थी उसको दूर करते हुए इसे बनाया गया है। अब आपको मामला क्लियर हो गया होगा। अधिकरणों का उद्देश्य क्या होगा, तो मंत्री जी ने जैसा कहा, उद्देश्य और कारणों के विवरण में स्पष्ट किया कि अधिकरणों का उद्देश्य नियमित अदालतों के विकल्प के रूप में कार्य करना नहीं है, बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब कि पूरक के रूप में काम करना है। पूरक के रूप में काम करने से न्यायिक प्रणाली जो है उस पर बोझ कम हो, और जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जिनको बहुत जल्दी निपटाना ज़रूरी होता है, उस तरह के केसेस में जल्दी से फैसला लिया जा सकेगा। इसके बजाय उन्हें विशेष, कुशल और प्रभावी पूरक संस्थानों के रूप में कार्य करने वाले न्याय प्रणाली को मजबूत करने के डिज़ाइन किया गया है, ताकि न्याय वितरण जो है लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। NTC क्या है, राष्ट्रीय अधिकरण आयोग एक स्वतंत्र निकाय है जिसे देश भर में विभिन्न अधिकरणों के प्रशासनिक व वित्तीय जरूरतों को देखरेख करने के लिए स्थापित परिकल्पित किया गया है। कल्पना तो यही किया गया है, अब देखते हैं आगे किस प्रकार से यह काम करता है। इसका मूल उद्देश्य अधिकरणों को कार्यपालिका के नियंत्रण से पूरी तरह से मुक्त करना, ताकि उनकी न्यायिक स्वतंत्रता बनी हुई रहे, जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है इनका बना हुआ रहे। अभी मैंने आपको समझाया कि सरकार जो है चाह रही है कि अधिकरण वगैरह जो हैं बिल्कुल सरकार से मुक्त होकर के अपने तरह से काम करें। इसमें उसी क्षेत्र के जुड़े हुए लोग भी शामिल होते हैं, जिससे फैसला सही हो और सरकार का दबाव भी ना हो। जैसे बिजनेस से लेकर के प्रशासन से लेकर के सभी चीज़ों में एक मुक्ति और सरकार के भय से मुक्त वातावरण में सब चीज़ें हो सके।
लोगों को इस चीज़ का डर ना हो कि सरकार से दुश्मनी नहीं लेनी है, इत्यादि इत्यादि चीज़ें। तो ये कहा जा रहा है, इसको ज़रूर याद रखें। एनटीसी का विचार अचानक नहीं आया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष रूप से एल चंद्र कुमार मामला 1997, मद्रास बार एसोसिएशन मामले बार बार ये निर्देश देने का परिणाम है कि नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन ही सरकार के द्वारा बनाया गया है। न्यायालय ने चिंता व्यक्त की थी कि ट्रिब्यूनल अपने संबंधित मंत्रालय विभागीय मंत्रालयों पर निर्भर है, जो अक्सर इन ट्रिब्यूनल के मुख्य वादी मुकदमा लड़ने वाले पक्ष होते हैं, इसलिए हितों का टकराव पैदा होता है। जैसे मान लीजिए एक ट्रिब्यूनल है, प्रशासनिक ट्रिब्यूनल, इसमें एक केस गया, एक व्यक्ति है और दूसरी तरफ उसने मंत्रालय पर केस किया, भारत सरकार किसी मिनिस्ट्री पर केस किया है उसने। अब ये ट्रिब्यूनल जो है वो मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है, तो क्या उस ट्रिब्यूनल से हम लोग निष्पक्ष फैसले की उम्मीद कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब ये जो प्रशासनिक मंत्रालय हैं, इनसे सारे के सारे ट्रिब्यूनल जो हैं ये स्वतंत्र हो जाएंगे। अब ये एक कमीशन के तहत में काम करेंगे और वही कमीशन इनका सारा देखरेख करेगा, जिससे क्या होगा भाई, जिससे अंततः ये होगा कि मंत्रालय और सरकारी दबाव से मुक्त होकर के ये सारा काम करेंगे। हाल ही में लोकसभा द्वारा पारित अधिकरण सुधार विधेयक 2026 में आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। चयन व नियुक्ति यह आयोग विभिन्न प्रमुख अधिकरण जैसे केंद्रीय प्रशासनिक इत्यादि के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन करेगा, नियुक्त करेगा, अनुशासनात्मक नियंत्रण भी रखेगा, बुनियादी ढांचा और फंड वगैरह भी मुहैया करवाएगा। इसका महत्व क्या है? शक्तियों का पृथक्करण, न्यायपालिका और कार्यपालिका के जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी, इनके बीच में पावर का डिवीज़न कंप्लीट होना चाहिए। आर्टिकल 50 में कहा गया है, आर्टिकल 50 हमारे डीपीएसपी पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा, उसमें कहा गया डिवीज़न ऑफ पावर होना चाहिए, तो उसको यह सुनिश्चित करेगा। त्वरित न्याय होगा, स्पीडी जस्टिस जिसको कहते हैं, मानकीकरण होगा, स्टैंडर्डाइजेशन होगा। पूरे दुनिया में जिस प्रकार से प्रथाएं चलती हैं उसी वैश्विक प्रथा को हम लोग अपने देश में अप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा, देश के सिस्टम पर कहीं न कहीं भरोसा बढ़ता है। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। वेरी 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 जितनी बार लगाइए, मेंस के लिए और प्रीलिम के लिए दोनों दृष्टिकोण से ये सवाल आने की संभावना 95% ज़्यादा है। लिख करके रख लीजिएगा, पूछा जाएगा। इंडियाज़ राइजिंग डिपेंडेंसी ऑन यूएस एलपीजी। देखिए, युद्ध जब शुरू हुआ उससे पहले भारत खाड़ी देशों से और अपने पड़ोसी देशों से एलपीजी इत्यादि चीज़ें जो हैं हम लाते थे। न केवल यूएस से एलपीजी ले रहे हैं भाइयों बहनों, बल्कि हम भारी मात्रा में हम लोग तेल वेल भी खरीद रहे हैं यूएस से। ठीक है, तो युद्ध का फ़ायदा तो होता ही है। दिखता हमें 2-4 मिसाइल गिर गए तो लगता है बहुत नुकसान हो गया यूएस का, ऐसा नहीं है। यूएस तभी युद्ध लड़ता है जब तक उसका फ़ायदा ना हो, वो कोई भी युद्ध कभी लड़ने जाता ही नहीं है। तो एलपीजी अब भारत सबसे ज़्यादा यूएस से ख़रीद रहा है। कितना परसेंट? 67%, यानी कि 100 केजी एलपीजी अगर खपत हो रहा है भारत में, तो 67 केजी एक सोर्स से हम ला रहे हैं। ये क्या है? सोर्स का डाइवर्सिफिकेशन हम नहीं करेंगे, एक देश पर डिपेंडेंसी रहेगी तो कल को वह मोनोपोली हम पर लाद सकता है। मोनोपोली लाद देगा तो इससे क्या होगा, जिस दाम पर वो बोलेगा उस दाम पर हमें ख़रीदना पड़ सकता है। तो ये क्या है? यही यहाँ पर चैलेंज उठ रहा है, जिसके बारे में इस न्यूज़पेपर के डिटेल आर्टिकल में बातचीत की गई है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 67% जो है वो वहीं से आ रहा है, इसलिए स्पष्ट नहीं कि आंकड़ा किसी एक महीने का है अथवा ज़्यादा दिनों का है, लेकिन उन्होंने दिन अवधि नहीं बताया कितनी अवधि में 67% डिपेंडेंसी हुई है, कितने से कितने दिनों के बीच हमने इतना ज़्यादा किया है। लेकिन माना जा रहा है कि 65% 67% के आसपास में यूएस पर डिपेंडेंसी हो गया है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी का आयातक है, क्योंकि हमारे घरेलू स्तर पर गैस जो है अभी जो खपत हो रहा है उसमें भी एलएनजी जो है, जिसको हम पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी भी कहते हैं, पीएनजी कनेक्शन अभी भी बहुत कम है। तो एलपीजी कनेक्शन ही पूरे भारत में है, रूरल से लेकर शहरी एरिया तक में, जिसके कारण से भारत के जो आम जीवन है वो इसी के कारण से चल पाता है। संकट प्रबंधन के अंतर्गत भारत सरकार ने सरकारी तेल शोधन कंपनियों द्वारा अमेरिका से एलपीजी आयात करने के लिए दीर्घकालिक समझौते का समर्थन भी किया है। इस समझौते के अंतर्गत 2026 में अमेरिका से 22 लाख टन एलपीजी आयात किया जाना है। कितना? तो 22 लाख टन भारत सरकार ने बोला है कि हम आपसे खरीदेंगे, आप चिंता मत कीजिए। सरकार ने प्रति टन अनुबंधित मूल्य सार्वजनिक नहीं किया है कि हमें कितना मूल्य पर ये चीज़ मिल रहा है। क्या यह बहुत ज़्यादा कॉस्टली है? क्या 1 रुपये की चीज़ के लिए हम 10 रुपये चुका रहे हैं? तो क्यों चुका रहे हैं और हम कितना दे रहे हैं पैसा, ये चीज़ क्लियर नहीं किया गया है अभी।
भारत के बंदरगाह तक पहुंचने के बाद कुल लागत भी सामयिक रूप से नहीं बताई गई है, इसलिए अमेरिकी आपूर्ति के वास्तविक आर्थिक प्रतिस्पर्धा का पूर्ण मूल्यांकन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर नहीं किया जा सका है। सरकार को अगर आंकड़े बताने होते तो ज़रूर ही बताती सरकार, लेकिन अभी तक तो नहीं बताया है। हो सकता है आने वाले समय में बताए कि हम कितना में खरीद रहे हैं अमेरिका से एलपीजी, क्या महंगा पड़ रहा है क्या। पारंपरिक रूप से भारत के वेस्ट एशिया पर हमारी निर्भरता रही है। भारत परंपरागत रूप से अपनी एलपीजी आवश्यकता का बड़ा हिस्सा वेस्ट एशिया से प्राप्त करता रहा है। ऊर्जा एवं माल परिवहन आंकड़ा विश्लेषण कंपनी वोर्टेक्स के अनुसार से फरवरी 2026 से जून 2026 के बीच भारत के एलपीजी आयातें पश्चिम एशिया की हिस्सेदारी लगभग में 85% थी। फरवरी 2026 से जून 2026 तक खाड़ी क्षेत्र से भारत अपने द्वारा उपभोग की जाने वाली एलपीजी के लगभग 60% आयात करता रहा है। खाड़ी क्षेत्र से आने वाली एलपीजी में प्रोपेन ब्यूटेन का मिश्रण भी शामिल होता है। खाड़ी से भारत आने वाले 90% एलपीजी हॉर्मुज से होकर के गुजरती है। और आज ही के न्यूज़पेपर में है कि ईरान ने कहा है कि हम हॉर्मुज को ओपन नहीं होने देंगे, हॉर्मुज को ओपन नहीं होने देंगे, जिसके कारण से भारत को अपने डिपेंडेंसी कहीं और पर बनानी पड़ी है। एक ही स्रोत से अगर हम लाते रहते तो फिर से एलपीजी संकट खड़ा हो जाता, हम कैसे देश चला पाते। इसलिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य में किसी प्रकार की सैन्य, रणनीतिक अथवा नौवहन बाधा भारत के रसोई गैस आपूर्ति पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है, नहीं पड़ा है, बिल्कुल बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। इसी कारण से हमने देखा कि अप्रैल मई के महीने में किस प्रकार से भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लोगों को, खास तौर से मई के महीने में। फिर सरकार ने कदम उठाया कि हम कहीं और से लाएंगे, तो डाइवर्सिफिकेशन किया गया शुरुआत में नाइजीरिया, यूएस, इन सभी स्रोतों से। अब धीरे धीरे हमारी यूएस पर डिपेंडेंसी ज़्यादा होती जा रही है। किसी भी एक बाजार पर अत्यधिक निर्भरता जोखिमपूर्ण होती है, लेकिन किसी एक देश पर निर्भरता अधिक गंभीर हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थायी नहीं होते, प्रत्येक देश अपने राष्ट्रीय हित के अनुसार ही निर्णय लेता है। वर्तमान सहयोगी देश भविष्य में व्यापारी, रणनीतिक व राजनीतिक दबाव बनाने का प्रयास कर सकता है। ऊर्जा आपूर्ति को द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं में सौदेबाजी के साधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। मान लीजिए कल को यूएस हमें बोले कि ट्रेड डील हम तभी सही से साइन करेंगे जब आप ये लिख के दो कि ये 67% आप हमेशा हमसे आयात करते रहोगे, तो हम क्या करेंगे? क्या हम इस दबाव को सहेंगे? दबाव तो हमने अभी तक यूएस का नहीं सहा है इस बार, है ना। इस प्रकार की निर्भरता भारत की विदेश नीति, ऊर्जा नीति की स्वतंत्रता को सीमित कर सकती है। किसी एक विदेशी आपूर्तिकर्ता पर निर्भरता भारत के मौद्रिक प्रबंधन को भी अधिक जटिल बना सकती है, जिसके कारण से क्या होगा, हम एक ही देश पर निर्भर होकर के रह जाएंगे। अमेरिकी नीतियों से जुड़े कुछ भू राजनीतिक जोखिम भी है। अब यूएस तो यूएस है, वो एक हाथी है, कहीं भी बैठ जाता है, किसी भी करवट ले लेता है, ना तो किसी कॉन्फिडेंस में लेता है, ना तो उसका कोई करीबी एलाय है, ना तो कोई उसका दुश्मन है। कल को जो दुश्मन था वो आज मित्र हो जाता है, जो मित्र है वो दुश्मन हो जाता है। अमेरिका ने अतीत में वित्तीय प्रतिबंध, निर्यात नियंत्रण, प्रौद्योगिकी प्रतिबंध को विदेश नीति के साधन के रूप में उपयोग किया है। इराक, क्यूबा, उत्तर कोरिया, सीरिया, रूस, वेनेजुएला, म्यांमार, लीबिया, सूडान, अफगानिस्तान को उदाहरण दिए गए हैं। अमेरिका के साथ सामान्य वाणिज्यिक संबंध होने पर किसी तीसरे देश से भारत के संबंध अमेरिकी नीतियों से प्रभावित हो सकते हैं, जिसके कारण से हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या करना है। अप्रैल 2026 में अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम द्वारा प्रस्तुत रूस ईरान प्रतिबंध विधेयक में, जिसमें ये कहा गया कि 100%, और ये विधेयक पारित भी हो गया वहाँ के एक सदन से, जिसमें कहा गया कि ऐसे देश जो रूस और ईरान से तेल खरीद रहे हैं उन देशों के ऊपर में 100% टैरिफ लगाया जाना चाहिए। और इसके वहाँ के जो सांसद वगैरह हैं उन्होंने समर्थन भी किया, जिसके कारण से पास भी हो गया। ऐसा शुल्क एक प्रकार के गैर शुल्कीय व्यापार बाधा के समान प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। इससे संकेत मिलता है कि अमेरिकी ऊर्जा व्यापार केवल बाजार की मांग व आपूर्ति से निर्धारित नहीं होता, उस पर पॉलिटिक्स, स्ट्रेटजी, प्राथमिकताओं का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए भारत को चाहिए कि इसको डाइवर्सिफाई करे, एक ही देश पर अपनी एलपीजी निर्भरता को बना करके ना रख। इसके अलावा एक और बड़ा चैलेंज है, हम लोग चैलेंजेस को ही डिस्कस कर रहे हैं। एक बड़ा चैलेंज है कि अमेरिका से एलपीजी खेप भारत पहुंचने में सामान्यतः 25 से 35 दिन लगते, लगभग 1 महीना लगता है। वहीं पर वेस्ट एशिया से 5 से 10 दिनों में हमारे तक एलपीजी की पहुंच हो जाती है। तो तेल लाने में, गैस लाने में न केवल समय लगता है बल्कि पैसा भी ज़्यादा लगता है, कॉस्ट बढ़ जाएगा। अगर कोई जहाज़ 35 दिन तक चल रहा है तो उसका खर्चा ज़्यादा होगा, कोई जहाज़ 5 ही दिन चल रहा है तो उसका खर्चा कम होगा। ये तो सामान्य सा गणित है, सभी को पता है। इसके कारण से हमें इसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। तो इस लेख में यही चीज़ें कही गई थी कि हम एक ही जगह पर निर्भर हो रहे हैं, ये सही नहीं है।
सरकार को आंकड़ों को साझा करना चाहिए। चैलेंजेज के बारे में बताया गया कि क्या क्या चैलेंजेज उत्पन्न हो सकते हैं। सवाल आपसे पूछ सकता है कि भारत तेल और ऊर्जा के स्रोतों को डाइवर्सिफाई कर रहा है, इस संबंध में हमारे चैलेंजेज के बारे में बताएं। या फिर ये सवाल पूछ सकता है कि भारत की ऊर्जा डिपेंडेंसी यूएस पर बढ़ती जा रही है, इस संबंध में हमारे चैलेंजेज को बताएं। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। भारत और अमेरिका के संबंध अब सही हो रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है। क्यों हो रहे हैं अभी मैंने बताया आपको। 67% निर्भरता बढ़ गई है। न्यूज़पेपर में ही सब कुछ रहता है, आप अगर देखते जाएंगे तो आपको दिखता जाएगा। अडानी जी भी मुक्त हो गए, हमारी निर्भरता भी बढ़ गई है, और नासा भी हमें इनवाइट कर रहा है कि मून पर बेस बना रहे हैं, आ जाओ मिलकर बनाते हैं घर मून पर। और हमारे डोवाल जी जो हैं उन्होंने भी सर्जियो गोर, जो वहाँ के सिक्योरिटी जुड़े हुए प्रमुख व्यक्तियों में से एक हैं, उनसे भी वार्तालाप की है उन्होंने। ठीक है, तो इतना सारा कुछ हो रहा है भारत और यूएस के बीच में। अचानक से नासा ने इसरो को मून बेस कार्यक्रम शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है कि हम लोग चंद्रमा पर आओ, चलते हैं चंद्रमा की सैर पर, चंद्रमा पर घर बनाएंगे, है ना। तो वही घर बनाने के लिए इन्होंने बुलाया हमें। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसरो को अपने मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। इस कार्यक्रम का व्यापक उद्देश्य मनुष्यों को वापस चंद्रमा पर, वापस का क्या मतलब है, एक बार हम गए थे, इससे पहले पैर रख के आए हैं, अमेरिका गया था और उसके बाद से हम नहीं जा पाए हैं, कोई भी इंसान नहीं जा पाए। क्यों नहीं जा पाया है, इसका जवाब हमें नहीं पता है। और वहाँ एक अस्थाई बस्ती स्थापित करना है। क्या करना है वहाँ? अस्थाई बस्ती स्थापित करना है चंद्रमा पर। यह प्रस्ताव 5 और 6 अगस्त को बेंगलौर में आयोजित भारत अमेरिका नागरिक अंतरिक्ष संयुक्त कार्य समूह की 9वीं बैठक के दौरान किया गया। इस बैठक को भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने भी संबोधित किया है। सर्जियो गोर न केवल अमेरिका के राजदूत हैं, बल्कि ये अमेरिका के सिक्योरिटी क्षेत्र से भी जुड़े हुए सबसे प्रमुख व्यक्तियों में से एक में आते हैं। ये आर्टेमिस समझौते और डेटा साझाकरण 2023 से भारत ने अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिससे वह इस अंतरिक्ष गठबंधन में शामिल होने वाला 27वां देश बन गया। वर्तमान में 70 देश इस समझौते का हिस्सा है। आर्टेमिस समझौते का घोषित उद्देश्य चंद्रमा सहित बाहरी अंतरिक्ष के नागरिक अन्वेषण, सिविल एक्सप्लोरेशन को नियंत्रित करने वाले सामान्य सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध होना है। हालिया बैठक के दौरान दोनों देश समझौते के ढांचे के तहत खुले वैज्ञानिक डेटा साझाकरण पर सहयोग के लिए चर्चा को आगे बढ़ाने पर भी सहमत हुए हैं। तो देखो, जब मून पर बन जाएगा तो वहाँ पर भी मस्त रहेंगे सब लोग, खाएंगे पिएंगे, रील देखेंगे। तो मून पर बात हो रही है बस्तियाँ बसाने की। इससे पहले भारत, रूस और चीन, ये 3 देश राजी हुए थे मून पर एटॉमिक पावर प्लांट स्थापित करने के लिए। एटॉमिक पावर प्लांट स्थापित करने के लिए तीनों देश वहाँ पर पावर प्लांट स्थापित करना चाहते हैं, है ना। तो ये सब काम हो रहा है दुनिया में। देखिए क्या है, इसरो नासा के सहयोग और हालिया उपलब्धियाँ क्या क्या रही है। भारत के आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाले वर्ष में ही दोनों देशों ने मानव अंतरिक्ष उड़ान सहयोग के लिए रणनीतिक ढांचा विकसित करने पर सहमति व्यक्त की थी। नासा ने भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को उन्नत प्रशिक्षण प्रदान किया, जिसके परिणामस्वरूप 2025 में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने एक जियोम उड़ान के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा भी की थी। भारत में इसरो और नासा के बीच में सहयोग है, जैसे निसार के बारे में आपने पढ़ा होगा। नासा इसरो जो एपर्चर रडार है उसको स्थापित किया गया था, किसके लिए? पृथ्वी का अवलोकन के लिए। और सबसे उन्नत रडारों में से एक है, सबसे महंगे स्पेस मिशन में से एक इसको माना जाता है। भविष्य के कार्यक्रम में यही है कि भाई चल के चंद्रमा पर फिर से इंसानों को लैंड कराएं और वहाँ पर एक छोटा सा घर बनाएं, फिर गाना सुने वहाँ पर बैठ करके। कोलंबिया क्वेक टोल क्रॉस 200, कोलंबिया का वीडियो आपने देखा क्या? भयानक है, डर जाएंगे, सहम जाएंगे कि अगर ऐसा कुछ अपने यहाँ हो जाए, जिसकी संभावनाएं हैं। हम लोग उत्तर बिहार ख़ास तौर से और उत्तर भारत के कई सारे क्षेत्र जो हैं वो इस प्रकार के भूकंप के लिए हैं वल्नरेबल, वहाँ पर आ सकते हैं इस प्रकार के भूकंप। तो कोलंबिया में भूकंप आया, ये तो मिसिंग है 3000, लेकिन न्यूज़ आंकड़ों में तो 1500 2000 डेथ बताया जा चुका है कई सारे जगहों पर। भयानक भीषण भूकंप है। देखते हैं कि क्या है कोलंबिया, कहाँ पर है ये। यहाँ पर है ये कोलंबिया। ये दक्षिण अमेरिका के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। कुछ समय पहले वेनेजुएला में हमने भूकंप देखा था, जिसको डपलेट भूकंप कहा गया। 2 भूकंप एक ही साथ आए हुए थे थोड़े थोड़े देर के अंतराल पर। अब यहाँ पर कोलंबिया में देखा जा रहा है। तो माना जा रहा है कि यहाँ की जो प्लेटें हैं उनमें हलचल तेज हो गई है, उनमें हलचल
तेज हो गई है, जिसके कारण से यहाँ पर इतने भारी स्तर के भूकंप देखे जा रहे हैं। कोलंबिया भूगर्भीय रूप से अत्यधिक सक्रिय और जटिल क्षेत्र पर है, रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। आपको पता होगा प्रशांत महासागर है ये, और प्रशांत महासागर चारों तरफ के जो प्लेट हैं उनसे टकराता है ये बड़ा सा प्लेट, जिसके कारण से इसके चारों ओर ज्वालामुखी और भूकंप के संवेदनशील क्षेत्र पाए जाते हैं, जिसके वजह से इसको हम लोग रिंग ऑफ फायर कह देते हैं। अग्नि मेखला, यह मुख्य रूप से निम्नलिखित प्लेटों का टकराव होता है। नज़्का और दक्षिण अमेरिका का प्लेट है ये। कोलंबिया विशेषकर इसके पश्चिमी और एंडीज पर्वतीय क्षेत्र जहां यह भूकंप आया है में भूकंप का मुख्य कारण नज़्का प्लेट दक्षिण अमेरिकी प्लेट के बीच की परस्पर की क्रिया है। ये दोनों टकराते हैं, जिसके कारण से यहाँ पर भीषण भूकंप देखने को मिलता है। टकराव की प्रक्रिया सबडक्शन, यह क्षेत्र एक प्रमुख सबडक्शन जोन है। प्रशांत महासागर के नीचे स्थित भारी नज़्का प्लेट लगातार महाद्वीपीय दक्षिण अमेरिकी प्लेट के नीचे खिसक रहा है। ये प्रशांत महासागर का प्लेट है, ये धीरे धीरे करके नीचे की ओर खिसक रहा है दक्षिण अमेरिकी प्लेट के। तो ये जो हिस्सा है ये इसके नीचे खिसक रहा है, इसी कारण से भारी भूकंप हमें देखने को मिलता है। बहुत ही भीषण भूकंप आते हैं यहाँ पर। ज्वालामुखी तो नहीं है, लेकिन भूकंप बहुत ज़्यादा यहाँ पर तेज होते हैं। इस प्रक्रिया में भारी घर्षण और दबाव पैदा होता है। जब यह अचानक टूटता है तो ऐसे विनाशकारी भूकंप आते हैं, जिसके कारण से कोलंबिया और वेनेजुएला में हमें देखने को मिला है। इन दो प्लेटों के अलावा कोलंबिया के भूविज्ञान पर कैरेबियन प्लेट का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। उत्तर की ओर से दक्षिण अमेरिका प्लेटें टकराती हैं। इन तीन प्रमुख प्लेटें नज़्का, दक्षिण अमेरिका और कैरेबियन, नज़्का, दक्षिण अमेरिका और कैरेबियन, देखिए यहाँ पर दिखाता हूँ मैं, ये प्रशांत महासागर का तट है। तो यहाँ से इनमें ना नज़्का प्लेटें टकराती हैं, यहाँ से कैरेबियन प्लेटें हैं और ये दक्षिण अमेरिका का प्लेट है। तो तीन प्लेट यहाँ पर टकराती हैं, जिसके कारण से इस प्रकार के भीषण भूकंप हमें इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। अब ज़रा इसके ज्योग्राफी की बात करते हैं। तो पड़ोसी देश देखिए कौन है। उत्तर पश्चिम में पनामा है, पूर्व में वेनेजुएला, दक्षिण पूर्व में ब्राज़ील और दक्षिण में पेरू और इक्वाडोर इसके पड़ोसी देश हैं। इसके देशों से भी पूछे जा सकते हैं सवाल। इसका कैपिटल कहाँ है वो अगर आप मुझे बता देंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। देखिए यहाँ पर पनामा है, ये इक्वाडोर है, यहाँ पर ये पेरू है, ये ब्राज़ील है, ये वेनेजुएला है। ये सारे देशों से इसकी सीमाएं लगती हैं, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ पर कैरेबियन सी है, यहाँ पर आपको पैसिफिक ओशियन देखने को मिलता है। उसके अलावा कुछ खाड़ियाँ भी यहाँ पर हैं, जैसे यहाँ पर दिखेगा आपको गल्फ ऑफ उरावा, गल्फ ऑफ क्यूपिका, गल्फ ऑफ टिबुगा आपको देखने को यहाँ पर मिलता है। छोटे छोटे खाड़ियाँ हैं यहाँ पर, छोटे छोटे, इनके बारे में भी याद रखिएगा। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।